प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। तो पहले थोड़ा सा कवि परिचय हम देख लेते हैं। रघुवीर सहाय, इनका जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से ये संबंधित रहे। सम्मान इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनका निधन सन 1990 दिल्ली में हुआ। अब आगे हम देखते हैं पाठ्य परिचय। तो कविता को पढ़ने से पहले हम इसका परिचय देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। बहुत ही अच्छी ये कविता है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। तो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, ये कौन से संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए हैं, इस संग्रह से ये कविता ली गई है। बताया क्या गया है इसमें? शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा, भाव भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि टेलीविजन कैमरे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति को लाया जाएगा और उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे ताकि वो अपने चेहरे पर दुख व्यक्त कर सके, अनेक प्रकार की भावनाएं, भाव ला सके, ताकि दर्शक लोग उसको देखें और पसंद कर सकें और उसके दुख में दुखी हो सकें। इसका लगभग सपाट तरीके से बयां करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। क्या बताया है कि पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है कि किसी की पीड़ा को उजागर करने में, उसको दिखाने के लिए दृश्य संचार माध्यम का कितना हाथ होता है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यानी कि होना तो ये चाहिए कि किसी की पीड़ा को जब हम बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक दिखाना चाह रहे हैं, तो हमें उसके प्रति स्वयं संवेदनशील होने की जरूरत है। साथ ही ये होना चाहिए कि जब हम संवेदनशील होंगे तभी तो सामने वाला व्यक्ति संवेदनशील होगा, दर्शक वर्ग के लोग संवेदनशील होंगे। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है, दुख भरी बात है कि किसी की पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हुए कारोबारी दबाव के तहत उनका रवैया जो है वो संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम के साथ जोड़कर देखा जाए, बल्कि ऐसे सारे माध्यम जो अपनी बात को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक रख सकते हैं, उन सभी माध्यमों के लिए ये बात है। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। आओ बेटा, अब हम पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। कार्यक्रम का संचालक जो है वो कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे,
हम सबसे समर्थ और सबसे शक्तिमान हैं। हम सबसे समर्थ, शक्तिमान यानी कि सबसे ताकतवर हैं और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसलिए कहा, ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि वो सब अपनी बात को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही। हम एक दुर्बल को लाएँगे एक बंद कमरे में। हम एक दुर्बल व्यक्ति को बंद कमरे में कैमरे के सामने लाएँगे और कैमरे के सामने ला कर के हम उसकी अपंगता की पीड़ा को दिखाएँगे। यानी कि ये ऐसा बताना चाहते हैं कि हम उसकी अपंगता की पीड़ा को दिखाएँगे। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? यानी कि उससे इस प्रकार के प्रश्न हम उससे पूछेंगे। आपका अपाहिजपन तो दुःख देता होगा, देता है? यानी कि कैमरे के सामने उस अपाहिज व्यक्ति को ला कर के हम उससे प्रश्न पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुःख देता होगा, देता है? यानी कि इस प्रकार के हम उससे प्रश्न करेंगे। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा-बड़ा, यानी कि उसकी तस्वीर को कैमरे पर बड़ा करके दिखाया जाए, ताकि उसके चेहरे पर जो भाव आ रहे हैं, वो भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। हाँ, तो बताइए, आपका दुःख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुःख बताइए, बता नहीं पाएगा। यानी कि जो कार्यक्रम का संचालक है, वो बार-बार प्रश्न करेगा उससे कि आपका दुःख बताइए क्या है? आप अपना दुःख बताइए, जल्दी बताइए। लेकिन वह बेचारा अपना दुःख नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे तो अपने दुःख से बहुत ज़्यादा पीड़ा है, तो वो अपना दुःख उसे नहीं बता पाएगा। लेकिन कार्यक्रम का संचालक जो है, वो बार-बार उसे अपनी कोशिश करता रहेगा और बार-बार उससे इस प्रकार के प्रश्न करता रहेगा। आगे देखिए, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा? यानी कैसा लगता है? इस प्रकार के प्रश्न वो करेगा उससे कार्यक्रम का संचालक कि आप बताइए, आप सोचिए और हमें बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है? आपको कैसा लगता है? अरे! ये तो सीधी-सी बात है कि कोई अपाहिज व्यक्ति है, तो उसको अपाहिज होकर के कितना अच्छा लगेगा? अच्छा लगता है कोई? अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत दुःख होता है अपने अपाहिज होने पर। लेकिन उसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ कर के उसे और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहिए। लेकिन कार्यक्रम का संचालक जो है, वो उसे उसकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है कि उसे कितना दुःख हो रहा है। उसे उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी तो उसके जो भी दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने चाहिए, उसकी टीआरपी से मतलब है, उसे और कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न उससे बार-बार पूछेगा, यानी कैसा लगता है? तो वो बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाता है, कुछ नहीं बताता है, तो कार्यक्रम का संचालक जो है वो खुद इशारा करके बताएगा। हम खुद इशारे से बताएँगे कि क्या ऐसा आपको ऐसा लगता है? यानी कि इशारे से वो खुद संकेत करेगा कि आपको अपाहिज होकर ऐसा लगता है? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यानी कि आप सोचिए, थोड़ी कोशिश कीजिए, हमें अपना दुःख बताने की कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। बहुत बड़े दर्शक वर्ग के सामने जो आप बैठे हुए हैं, ये अवसर आप खो देंगे। आप अपनी पीड़ा को बताइए। आप जानते हैं, कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यानी कि कार्यक्रम का संचालक जो है, वो स्पष्ट कहता है कि हम इस प्रकार के संवेदनहीन प्रश्न पूछ-पूछ करके उसको रुला देंगे और दर्शक वर्ग भी ऐसा चाहते हैं कि वो रोए और दर्शक वर्ग भी उसके साथ रो पड़े। तो यह प्रश्न लेकिन पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ़ बताया गया है कि इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? फिर हम पर्दे पर दिखलाएँगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। देखो आगे, फिर हम पर्दे पर दिखलाएँगे फूली हुई आँख की एक बहुत बड़ी तस्वीर। यानी कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब अपंग व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, कोई जवाब नहीं देता है, तो वो क्या करेंगे, एक सूजी हुई आँख की तस्वीर दिखाएँगे, बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएँगे ताकि बहुत बड़ी तस्वीर, ताकि दर्शक और होठों पर एक कसमसाहट यानी कि बेचैनी भी, ताकि दर्शक वर्ग जो है, उसे उसकी अपंगता की पीड़ा ही माने।
यानी कि दर्शक वर्ग ये सोचेंगे कि भई उसकी आँख सूजी हुई है रोने से, या उसके दुःख के कारण ही उसके होठों पर ये बेचैनी दिखाई दे रही है और उसकी आँखें रोने के कारण सूजी हुई हैं। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। यानी कि दर्शक एक और कोशिश करता है, कार्यक्रम का संचालक, कि दर्शकों को धैर्य रखने के लिए बोलता है कि आप धैर्य रखिए, हम एक और कोशिश करके देखते हैं। हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, दर्शक वर्ग को भी और अपाहिज व्यक्ति दोनों को एक साथ रुलाने की हमारी कोशिश है। आप और वह दोनों, यानी कि दर्शक वर्ग और अपाहिज व्यक्ति दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करेंगे। बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। बस करो, नहीं हुआ। कैमरामैन को कैमरा बंद करने के लिए कहता है कार्यक्रम का संचालक कि जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो आप रहने दो, बस करो, नहीं हुआ। जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, अब इसे रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। हमारे अनुसार कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पर्दे पर वक्त की कीमत, समय की कीमत होती है। तो क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उनके अनुसार कार्यक्रम नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अब मुस्कुराएंगे हम, और कैमरे मतलब जो संचालक है वो कैमरे के सामने आकर के मुस्कुराएगा और फिर क्या कहेगा? आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, यानी कि सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम देख रहे थे आप, ऐसा वो कहेंगे। बस थोड़ी सी कसर रह गई, ये बात कही नहीं जाएगी लेकिन दिखाई गई है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, थोड़ी सी धन्यवाद। ठीक है, इस तरह से कहकर के कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि यह कार्यक्रम किसी भी प्रकार से सामाजिक उद्देश्य से युक्त नहीं था। इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम के संचालक का ही लाभ दिखाई दे रहा था। वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो यहाँ उसकी अपंगता की पीड़ा को वो दिखा नहीं रहे थे, उसके प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे थे, बल्कि वो संवेदनहीन होकर के उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे ताकि वो और दुखी हो। तो बेटा, इस कविता में हमने देखा कि किस तरह से कैमरे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति को लाया जाता है और उससे तरह-तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे वह अपनी अपंगता की पीड़ा को दर्शा सके, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता है। तो उसकी सूजी हुई आँख की एक तस्वीर दिखा करके, उसके होठों पर बेचैनी दिखा करके, और फिर ये जताया जाता है कि यह अपाहिज व्यक्ति कितना दुखी है। लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम कहना चाहेंगे कि इस कविता का मूल उद्देश्य दर्शकों को यह बताना नहीं है कि दूरदर्शन कर्मियों का मूल उद्देश्य अपने कार्यक्रमों की लोकप्रियता बढ़ाना होता है। मूल उद्देश्य तो उनका बस यही होता है कि वो कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ा सकें। समाज के जो दुर्बल, विकलांग और शोषित लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति केवल दिखावटी होती है। विद्यार्थियों, कैसे लगी मेरी ये वीडियो आपको? इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।